हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स डिस्कस करूंगी। इसमें मैं बताऊंगी कि लोगों को संसाधन क्यों बोला गया है एंड इस चैप्टर में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि ह्यूमन कैपिटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के पॉपुलेशन में अगर इन्वेस्ट किया जाए, उसे अच्छा एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए तो इससे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान ले इकोनॉमी किसे बोलते हैं। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां लोग वर्क करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एंड काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। नाउ वी विल सी कि ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। अगर लोगों में स्किल्स है, नॉलेज है तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, टेलर, दे ऑल आर एसेट फॉर इकोनॉमी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नाउ वी विल सी the story of Sakal and Vilas from NCERT. So the two boys Sakal and Vilas, वो दोनों सेम विलेज सीमापुर में रहते हैं एंड सकाल के जो फादर बूटा है वो एग्रीकल्चर करते हैं और उसकी माँ शीला डोमेस्टिक वर्क करती है। सकाल पेरेंट फोर्स्ड सकाल टू कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। सकाल के जो पेरेंट्स है वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करे। इसी तरह सकाल अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है, साथ ही साथ वो वोकेशनल कोर्स भी करता है कंप्यूटर में एंड अपने इतना स्ट्रगल के बाद वो सब कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है एंड देन वो एक नया सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करता है। वही बात करें विलास की, तो विलास के जो फादर है महेश, जो कि एक फिशरमैन थे जिनकी डेथ हो चुकी थी जब विलास 2 साल का था। विलास की माँ गीता मछली बेचती थी एंड उसी से ही अपने फैमिली को फीड करती थी और उसी से ही कमाती थी थोड़ा बहुत। विलास जो है वो एक आर्थराइटिस का पेशेंट था। मींस आर्थराइटिस एक बीमारी होती है हड्डियों से रिलेटेड। हड्डियाँ जो है, बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल में इस बीमारी को दिखा सके, साथ ही वो स्कूल भी नहीं जाता था। और कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई जिसके कारण उसे भी मछली बेचना पड़ा क्योंकि उसके फैमिली में कोई भी उसे सपोर्ट करने वाला नहीं था एंड वो भी अपनी माँ की तरह मेगर इनकम अर्न करता था। मेगर इनकम मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय हिम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वर्चुअस साइकिल एंड विस्कस साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल हम सकाल के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सकाल के पेरेंट्स ने उसे हेल्थ और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, तो सकाल भी अपने चिल्ड्रन को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो उसकी वैल्यू जानता है एंड उसके चिल्ड्रन भी अपने चिल्ड्रन को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इससे एक वर्चुअस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और विस्कस साइकिल की बात करें तो इसमें हम विलास का एग्जाम्पल ले लेंगे। विलास के पेरेंट बहुत ही पुअर थे, उसे ना तो हेल्थ प्रोवाइड कर पाए ना तो एजुकेशन। तो इसी तरह विलास भी अपने बच्चों को हेल्थ और एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा और विलास के बच्चों को भी हेल्थ और एजुकेशन नहीं मिलेगी अच्छी। तो इससे एक विस्कस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में परफॉर्म की जाती है, तो वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, कार से रिलेटेड, शर्ट एंड फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती है। एंड टर्सरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया,
एजुकेशन हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसको करने से आपको मनी मिलता है, यू आर पेड फॉर दैट। बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जिसको करने से आपको कोई भी पैसा मनी नहीं मिलता है, यू आर नॉट पेड फॉर दैट। मार्केट एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल की बात की जाए तो गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो डोमेस्टिक वर्क हो गया। एंड हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें सालों से चला आ रहा है कि जो मार्केट एक्टिविटीज़ है वो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड उनके लिए उनको ना कोई वैल्यू दिया जाता है ना कुछ पे किया जाता है। तो अब बात करें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, तो किसी भी इकनॉमी की जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर पॉपुलेशन को अच्छा एजुकेशन मिलेगा और हेल्थ मिलेगा तो वो उस इकनॉमी के लिए एसेट की तरह काम करेगी, नहीं तो वो उस इकनॉमी पे बोझ बन जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें जापान का, तो जापान में लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन उस कंट्री ने अपने पॉपुलेशन पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है हेल्थ में एंड एजुकेशन में, जिसके कारण उसकी जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट की तरह काम करती है रैदर देन लाइबिलिटी। अब बात करें एजुकेशन की इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय की स्थापना करना। एंड सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने दबाव दिया है गर्ल्स के एजुकेशन पे, वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करवाए हैं। एंड इन 5 ईयर प्लान, फर्स्ट प्लान में जो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट था वो 151 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 11th प्लान में 3766.90 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट ने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने का एम रखा। साथ में गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट करवाए एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, जिनसे बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ सके एजुकेशन में। साथ ही मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करवाया ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है एंड रिटेंशन है बच्चों का वो बढ़ सके। एंड जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ पीपल टेकिंग एजुकेशन बिटवीन एज 18 to 23 ईयर्स, जो बच्चे हायर एजुकेशन में हैं उनको एनरोलमेंट बढ़ाने की एम की गई। टारगेट जो था वो 30% था 20 से 21 के बीच में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की टारगेट रखी गई। तो अब बात करें लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, तो आप इस ग्राफ के हेल्प से देख सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट है फीमेल की वो कम है एज़ कंपेयर टू मेल। एंड ओवरऑल पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो लिटरेसी रेट इंडिया की बहुत ही कम है। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि 1951 में ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, काफ़ी कम लिटरेसी रेट है इंडिया की। एंड धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है लिटरेसी रेट एंड 2011 तक आते आते काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है लिटरेसी रेट में। बिहार की लिटरेसी रेट की बात करें तो सिर्फ 62% है, वही केरला की लिटरेसी रेट 94% है। तो अब बात करें हेल्थ की, तो इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है ओवर लास्ट 5 डिकेड्स। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो बढ़ के 68.3 ईयर्स हो गई है, ये 2014 का डेटा है। एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो घट के 147 जो है वो 1951 में थी, 34 हो गई है इन 2016।
तो बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितने साल तक एक इंडिविजुअल जो है वो ज़िंदा रहेगा। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो जो भी बच्चे पैदा लेते हैं, बॉर्न होते हैं, जो 1 साल के अंदर ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। तो ये 2 तरीके का होता है, एक सीजनल और एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोगों को 1 साल के अंदर किसी मंथ या पर्टिकुलर सीजन में बिल्कुल भी कोई काम नहीं मिलता। पर्टिकुलरली वो लोगों को जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जब समय होता है सोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग एंड थ्रेसिंग का, तब बहुत ही कम काम उन्हें मिलता है। तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बात करें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मान लीजिए पर्टिकुलर जो है एग्रीकल्चर फील्ड है, एंड इसमें सारे घर के लोग ही काम कर रहे हैं। इसमें 4 लोग हैं, लेकिन 3 लोगों की ही ज़रूरत है। एक आदमी जो है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 3 लोग भी रहते तो काम हो जाता। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल appear to be employed but they are not employed. This is called disguised unemployment. So if you like explanation, comment on the video and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.